चलो एक बार फट से रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोग को, है ना। वॉइस आ रही है ऑनलाइन वाले? यस सर। हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, स्टार्ट किया था चार्ज से, है ना। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और Q का फॉर्मूला लिखा था Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। उसको किससे डिनोट करते हैं? C, है ना। यहाँ से पढ़ना चालू किया था। उसके बाद चार्ज के बाद हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय द चार्ज। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम, और इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय द चार्ज, W बाय Q। जूल पर कूलम बोलो और वोल्ट बोलो, आप इसकी यूनिट इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। अच्छा, सर्किट में पोटेंशियल कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करता है। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल सर्किट में कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करता है, ये याद रखना। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर की 2 प्रॉपर्टीज होंगी, और वो दोनों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी ये कि इट मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस। इट मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस। क्यों हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए? ताकि उसमें करंट ना जा सके। पोटेंशियल डिफरेंस हम चार्ज के डिफरेंस निकालने के लिए यूज करें, तो करंट का कोई काम नहीं है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ये दिमाग में याद रखो अच्छी तरीके से। ठीक। और वोल्ट मीटर को हम कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं, है ना। वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने करंट भी बता दिया था आप लोग को। करंट को I से डिनोट किया जाता है। और व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन T। करंट इज चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूनिट क्या बनेगा? कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। एम्पियर को A से डिनोट किया जाता है। करेक्ट है। तो करंट हो गया चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं अमीटर। अब करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अमीटर। खैर अभी यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ये पहले का रिवीजन हो गया। इतना बेसिक बेसिक चीजें याद रहना चाहिए। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। Q का फॉर्मूला होता है N इंटू E। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज है, उसको V से डिनोट करते हैं, और वो होता है वर्क डन बाय द चार्ज। और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वोल्ट मीटर, जिसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और जिसको सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक। करंट होता है आपका चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसी को करंट बोलते हैं, Q बाय T। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर, है ना। यहां तक आप याद रखना अच्छे से। चलो अब देखो, जो एम्पियर है ना, जैसे वोल्ट मैंने बताया था, कूलम मैंने बताया था। कूलम एक बड़ी यूनिट है, वैसे जो एम्पियर भी है वो एक बड़ी यूनिट है। एम्पियर से छोटी यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर। मिली एम्पियर कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को MA से लिखते हैं, तो 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ये याद रखो डायरेक्ट, 1 मिली एम्पियर इज 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो भाई ये आपको याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक। इससे भी छोटी यूनिट होती है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूं, माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर होता है आपका 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर को म्यू ए लिखते हैं, म्यू ए, है ना। ये सिंबल को म्यू बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे, फिजिक्स में बहुत सारे नए नए सिंबल पढ़ोगे, तो 1 माइक्रो एम्पियर, ये म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो, है ना। तो 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। लिख लो उसमें, आपने जहां तक लिखा है उसके नीचे लिख लो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। किसी को अगर याद नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल बाजू में लिख लो, ये है मिली एम्पियर। MA जो है वो मिली एम्पियर है,
मिली एम्पियर, और ये जो है ये है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। हमने ये पढ़ा था, देखो I स्टैंड्स फॉर करंट, और करंट क्या होता है, इट इज चार्ज, मैं लिख भी देता हूं, है ना, करंट, करंट को I से डिनोट करते हैं, और करंट होता है चार्ज फ्लोइंग, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद मत रखा करो, आप अगर इसको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ से डेफिनेशन बनाना सीखो। व्हाट इज करंट? इट इज अ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज अ करंट, है ना। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये याद रखना। आपसे कोई बोले कि डिफाइन करो 1 एम्पियर कितना होता है, तो ये भी मैंने आपको सिखा चुका है। अगर आपको 1 एम्पियर कोई पूछेगा तो चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम अपॉन ये क्या हो गया 1 सेकेंड। तो आप इसको कुछ इस वे में डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस मूव्स इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्जेस एक सर्किट में मूव करेंगे इन 1 सेकेंड, देन इट इज नोन एज अ 1 एम्पियर। ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो 1 एम्पियर ये हो गया। नाउ अब मान के चलो ये एक सर्किट है, यहाँ पर मैं एक बेसिक सा सर्किट ले रहा हूं, देखो यहाँ, ठीक, ये हमारी हो गई बैटरी। बार बार मैं बना देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए कि सर्किट डायग्राम बनाते कैसे, नहीं तो कई बच्चों को तो आखिरी तक यही नहीं आता है। अब देखो हमको करंट का भी डायरेक्शन मालूम है। अच्छा, चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से याद रखना, कोर बेसिक है एकदम। तो करंट निकलता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर ये सर्किट हमारा चारों तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है, कनेक्टेड है, बैटरी लगा दिया मैंने उसमें, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव, करेक्ट है। अब मुझे पता करना है भाई कि मेरे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मुझे करंट को मेजर करना होता है एक सर्किट के अंदर, तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं अमीटर। डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, अमीटर। और इस अमीटर को कहीं पर भी आप सर्किट में लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अब इस अमीटर को उठा के अपने सर्किट में कहीं पर भी लगा लो। जैसे मान के चलो मैंने अपना ये जो अमीटर है उसको उठा करके यहाँ लगा दिया, इसको जैसे सर्किट के अंदर कहीं पर भी लगा रहे हो, तो इसको हम सीरीज में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे, सीरीज में। जैसे कि वोल्ट मीटर को स्पेशली ऐसे वायर से पैरेलली लगाते थे, इसमें वैसा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें इस अमीटर को सर्किट में कहीं पर भी पुट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ लगा लो, चाहो तो यहाँ लगा लो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। जो पोजीशन में आपको लगाना है लगा सकते हो, वैल्यू हर जगह के लिए आपको सेम मिलेगी। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो देखो मान के चलो अमीटर को हमने यहाँ लगा दिया। अब जैसे आमीटर को आप यहाँ सर्किट में कनेक्ट करोगे, ये आमीटर आपको रीडिंग दे देगा कि भाई आपकी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये रीडिंग किस में रहेगी, इसकी एम्पियर में रहेगी। ऐसा यूनिट करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो आमीटर आपको रीडिंग दे देगा एम्पियर में। पहले बताओ ये क्लियर हुआ आपको? एक सर्किट में अगर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये अगर हमको मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, आमीटर। क्या यूज करते हैं, आमीटर। अब इस आमीटर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, इस आमीटर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो आमीटर है, ये जो डिवाइस है, इसको हम क्या मेजर करने के लिए बना रहे हैं, करंट, राइट। अच्छा इसका डायग्राम नहीं डालेंगे क्या, नहीं डालें, चलो कोई बात नहीं। अब देखो वो आमीटर जो है सर्किट में हम करंट को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, बोलो करेक्ट है, टू मेजर द करंट, टू मेजर द करंट। अब इसके हिसाब से इस आमीटर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अब देखो सीधी सीधी बात है, इस आमीटर को आपने एक सर्किट में कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये आमीटर का काम है करंट को मेजर करना। करंट को मेजर करने का मतलब कि भाई करंट कितना उस सर्किट में फ्लो हो रहा है, मुझे ये मेजर करना है। तो अब इस केस में आमीटर को, पहला तो मैंने इसका पॉइंट बता दिया, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे उसको पैरेलल में कनेक्ट करे थे वोल्ट मीटर को,
इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज। सीरीज और पैरेलल के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे जब हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वो बहुत दूर है अभी, तो इसके लिए मैं इसलिए उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। सीरीज का मतलब अभी के लिए ऐसा समझ जाओ, ऑन द सर्किट कहीं पर भी अमीटर को लगा दो उसको सीरीज बोल देंगे। पहले बताओ ये आया समझ में। सेकेंडली इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा रखना पड़ेगा हमको, बहुत कम रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, मैंने बोला था, हाँ करंट को रोकने का काम करता है। मैंने बोला था करंट को पानी की तरह समझो। अब एक चीज सोचो, अगर मुझे निकालना है कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई मैं तो चाहूंगा ना कि अगर मैं वो डिवाइस लगाऊं तो उससे पूरा फुल करंट फ्लो हो, उसमें किसी भी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक नदी है यहाँ पर और यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, और मुझे ये निकालना है कि किस रेट से ये पानी फ्लो हो रहा है। मुझे इस पानी का रेट ऑफ फ्लो निकालना है, इस पानी का रेट ऑफ फ्लो निकालना है, और मैं यहाँ पर एक डिवाइस लगाऊंगा। तो मैं डिवाइस ऐसा लगाऊंगा ना जिसमें ये पानी रुके ना, पूरा का पूरा फुल पानी उस डिवाइस से पास हो, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल कितना पानी, रेट ऑफ फ्लो पानी का कितना है। बोलो राइट और नॉट। किसी भी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तुम पत्थर कंकड़ कुछ कुछ डाल दिए तो यहाँ पानी रुक जाएगा, तो फिर हमको एग्जैक्ट मिलेगी नहीं उसकी वैल्यू, राइट और नॉट। तो हमको ये पता चला अगर आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है वाटर का या करंट का, तो किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो अमीटर अगर आपका डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, तो स्पेशली इसमें क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। यानी कि इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है हम बहुत लो रखेंगे। लो रखने से क्या होगा, करंट को किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, उसके अंदर से सीधा फ्लो हो जाएगा। और अगर उसके अंदर से सीधा फ्लो होगा तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? अमीटर के बारे में ये दो चीजें आप याद रखना। पहले अमीटर क्या काम आता है, करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। कहां लगा सकते हो, सर्किट में कहीं पर भी लगा दो आप, सीरीज में कहीं पर भी उसको लगा सकते हो, करेक्ट है। सेकेंड, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसे रखेंगे, लो रखेंगे, क्योंकि भाई करंट ही मेजर कर रहे हो इस बार, तो हाई रेजिस्टेंस क्यों रखोगे? अगर हाई रख दिया तो उसके अंदर से करंट बहेगा ही नहीं, और बहेगा नहीं तो उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा कि कितना फ्लो हो रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? सबको क्रिस्टल क्लियर है? जो जो चीजें बताया मैंने आपको बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और उसको पैरेलली करेक्ट करते हैं अपन सर्किट में, और उसका रेजिस्टेंस कैसा रखते हैं, हाई रखते हैं। वहीं पर अमीटर करंट मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है, जिसको सीरीज में लगाते हैं हम कहीं पर भी सर्किट में, और जिसका रेजिस्टेंस हम कैसे रखेंगे, लो रखेंगे। याद रहेगा ये? बहुत अच्छे से याद रखना इसको, है ना। दिस आर वेरी वेरी बेसिक। चलो इसको लिख लो, यहाँ पर देखो पॉइंट लिखा हुआ है, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको अमीटर बोलते हैं। एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होना चाहिए, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, है ना। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन किया हूं आप भी कभी अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे दिस आर द हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हमको दिमाग में याद रखने। आ रहा ना सर में? 200 पेज के नोट्स बनते हैं बेटा, प्लानिंग से नोट्स बनाने चाहिए। 200 पेज के नोट्स बनते हैं, और बोर्ड एग्जाम के पहले, अभी इस बार तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी, एक दिन में रिवीजन करना पड़ा होगा कॉपी को, तो आप कई सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखे रहो, ताकि जब हम रीडिंग करें तो पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े, वो पॉइंट्स पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अमीटर वेरी लो रेजिस्टेंस, तो मुझे समझ में आ जाएगा अमीटर का रेजिस्टेंस लो रखते हैं। क्लियर है ना? ऐसा कुछ आप पॉइंट्स को हाईलाइट करके रख सकते हो। अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बनाता हूँ, कैसे न्यूमेरिकल्स करोगे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व, सब्जेक्टिव पेपर में मैं बता देता हूँ। चलो पेन डाउन करो, पेन डाउन करो आराम से। देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, पहले आप प्लीज सामने देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते ना गिवन लिखते जाओ, सबसे अच्छी आदत वही है। देखो दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, करंट दिया हुआ है आई, कितना, 0.25 एम्पियर, है ना। इन अ मिनट लिखा हुआ है, अच्छा एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, तो टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 20 मिनट्स। अच्छा याद रखना, हम कैलकुलेशन हमेशा ऐसा यूनिट पे करते हैं,
तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो कभी भी टाइम अगर मिनट या आर में दिया है तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो अगर ये 20 मिनट दिया है तो 20 मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा। अरे अरे सॉरी मैं आर में कन्वर्ट, ठीक है, इंटू 60 कर दोगे सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ 2 6 12, तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। तो टाइम आ गया 1200 सेकेंड, आई दिया 0.25 एम्पियर। 2 6 12 सही तो है, मतलब आंसर 300। अच्छा आंसर 300, मुझे लगा 300 सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या निकालना है आपको, क्यों निकालना है? सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई का फॉर्मूला आपको मालूम है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई मालूम है कितना, 0.25 एम्पियर। चार्जेस निकालना है, टाइम सेकेंड्स में कितना है आपके पास, 1200। बाई चांस आपने इसको मिनट में रहने दिया ना तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने थोड़ा सा रहम दिखा दिया तो स्टेप मार्किंग देगा, नहीं तो ये क्वेश्चन स्टेप मार्किंग वाला भी नहीं है। 2 लाइन का क्वेश्चन है तो स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये गलती नहीं करना, सेकंड्स में अंडरलाइन कर लेना, आपको हमेशा टाइम सेकंड्स में ही निकालना है। तो 1200 को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.25 इंटू 1200 मस्ट बी इक्वल टू क्यू। बताओ कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये आपका 300 किस में लिखोगे इसको, कूलम में। सारा कुछ ऐसा यूनिट में है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, तो क्यू आ जाएगा 300 कूलम। क्लियर है? अच्छे से आया समझ में न्यूमेरिकल कैसे करना है? पूरा फॉर्मूला बेस रहता है बेटा, इट इज वेरी इजी, कहीं कोई बहुत दिमाग नहीं लगेगा आपका। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आराम से बनेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैंप इज 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना दिया है, क्या दिया है जल्दी से बताओ, V दिया है कितना, 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चार्ज्ड, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी बोले जूल्स बोले, साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। वर्क डन निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, वर्क डन। वर्क डन को एनर्जी भी बोलते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था। तो वर्क डन निकालने बोले, एनर्जी या जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी डब्ल्यू ही निकालना है आपको। इसमें आपको फर्स्ट बीट क्या बोला है देखो जरा, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू इट, यानी कि V दिया है 12 वोल्ट और चार्ज दे दिया हमको फर्स्ट केस में कितना, 1 कूलम। यहां से हमको वर्क डन निकालना है। अब मुझे ये बताओ पहले, B का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज B, वर्क डन बाय चार्ज। B इज इक्वल टू W बाय Q, है ना? तो कितना आ जाएगा बताओ, V आपको दिया हुआ है बेटा 12, मस्ट बी इक्वल टू W आपको निकालना है, Q जब 1 कूलम है तो बताओ W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 12 जूल, जूल में आएगा। करेक्ट है? अगर ये आ गया समझ में तो सेकंड खुद से बनाओ। चलो, V दिया है 12 वोल्ट और इस बार चार्ज कितना दिया है, 5 कूलम, तो V इज इक्वल टू कितना, W बाय Q। तो 12 इज इक्वल टू W बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 5 विच इज 60 जूल। बोलो करेक्ट है? ठीक है, नाउ प्लीज जिनका हो गया सॉल्व द थर्ड वन आल्सो। ठीक है, बाकी जिनका नहीं बना है बनाओ जल्दी, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। V 12 वोल्ट है, V 12 वोल्ट है, करंट आपको दिया हुआ है, A दिया है आपको 2 एम्पियर, एक I दिया है आपको 2 एम्पियर, I दिया है आपको कितना, 2 एम्पियर, और टाइम दिया है आपको कितना, 10 सेकेंड्स। निकालना क्या है आपको, वर्क डन, सेम W निकालना है। थर्ड में ना आपको करना क्या था, बहुत इजी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लगाते, तो I दिया था कितना, 2 एम्पियर, Q अपॉन टाइम भी दिया था 10 सेकेंड्स, तो यहां से Q आ जाता कितना, 10 इंटू 2 विच इज 20 सेकेंड्स। यहां से आ जाता आपका Q इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। और एक बार Q आ जाता तो V दिया है आपको 12 वोल्ट
तो अगेन सेम फॉर्मूला लगाते, V इज इक्वल टू W बाय Q, तो ये हो जाता 12 इज इक्वल टू W अपॉन Q। कितना आया यार, ये सेकंड लिख दिया मैंने, कूलम है 20 कूलम, तो ये आ जाता W बाय 20, तो यहाँ से W आ जाता 12 इंटू 20, कितना आ रहा है ये 240 जूल। थर्ड में वर्क डन 240 जूल आया क्या एवरीवन? तो यहाँ पर इन 10 सेकेंड्स टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, अ चार्ज 25 कूलम्स लीव्स अ बैटरी, यानी कि Q दिया है कितना 25 कूलम एंड 100 जूल ऑफ एनर्जी, सब तो दे दिया है, वर्क डन भी दे दिया कितना 200 जूल, are delivered to an outside circuit as a result. What is the potential difference across a battery? V बोला है, V is equal to W by क्या होता है Q, तो W दिया है 200, चार्ज दिया है 25, तो कितना हो जाएगा ये 8, तो V आ गया आपका 8 वोल्ट। आया समझ में? उसके बाद करंट निकालने बोला था आपको, I होता है आपका क्या Q by T, तो बताओ Q कितना 25, T कितना 10, तो 25 बाई टी यानी 2.5 एम्पियर, करेक्ट है? यहाँ तक क्लियर है अब सबको? बन जाएगा, इससे बेसिक न्यूमेरिकल्स आए तो होपफुली बना लोगे तुम लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो आपको तभी मिल पाएगा जब आपका सर्किट कंप्लीट रहे, सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्लीज सुनो आप लोग, यहाँ पर अगर सर्किट आपका ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो होना रुक जाए। आया ना समझ में? तो कभी भी याद रखना, दो तरीके के सर्किट आप पढ़ोगे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। आप जब ट्यूबलाइट ऑन कर, जैसे आपको ट्यूबलाइट ऑन करना है तो पहले आपको स्विच ऑन करना पड़ता है ना। आप जैसे आप स्विच को ऑफ कर दोगे लाइट तो बंद हो जाएगी, तो लाइट बंद हो गई इसका मतलब ये हुआ क्या कि खंबे से लाइट नहीं, खंबे से करंट नहीं आया यहाँ तक, ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या कर दिया, उस सर्किट को क्लोज कर दिया। अगर आप सर्किट को ओपन कर दिया, अगर आप सर्किट को ओपन कर दोगे तो करंट उस समय फ्लो होना बंद हो जाता है। देखो मैं उसका एक 3D डायग्राम यहाँ पर डाला था, अरे कहाँ है यार, ये देखो। अच्छा देखो, अभी जो चीज समझा रहा था ना वो यहाँ पर है, प्लीज देख लो एक बात। देखो कभी भी अगर हमको एक सर्किट के अंदर कंटिन्यूअसली फ्लो मेंटेन करना है तो सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीट का मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहीं से भी थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो याद रखना करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का पाथ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्विच ऑन है, यानी कि देखो ये पुराने जमाने का स्विच है, खिला लगा हुआ है और ये वायर को टच कर रहा है। देखो एक वायर आपका ये बैटरी से यहाँ आया, बल्ब के थ्रू गया, इस पे आया, और यहाँ पर ये मेटल प्लग लगा हुआ है, और ये मेटल प्लग ये वायर के दूसरे एंड को टच किया हुआ है, बोलो करेक्ट है? और फिर ये बैटरी, तो देखो इस समय जो है ना चार्जेस का जो पाथ है वो पूरा कंप्लीट है। ये जो स्विच लगा हुआ है ये कंडक्टर है, स्विच जो लगा हुआ है ये कंडक्टर है। तो जब चार्जेस बैटरी से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसका पाथ अगर कंप्लीट है तो ही आपका करंट सर्किट से निकलना स्टार्ट होता है। कभी भी करंट सर्किट से तभी निकलेगा जब सर्किट का पाथ कंप्लीट हो। पाथ कंप्लीट हो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये यहां से थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और आपने यहाँ बैटरी लगा दी है, तो तुम बताओ क्या करंट निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर बैटरी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्रिएट ही कैसे करेगा? चार्ज फ्लो ही होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो तुम्हारा सर्किट है ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और ब्रेक हुआ है इसका मतलब ये दोनों एंड्स कनेक्टेड नहीं है। अगर चार्ज यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ आगे जा पाएंगे क्या? है ना, मारियो है नहीं कि जंप करा के लेके चले जाएंगे, ठीक है ना? तो याद रखना अगर आपका सर्किट कहीं से भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाए तो आपका चार्ज का पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जब चार्ज का पाथ ही कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो होने का तो चांस ही नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? और अगर इसी पाथ को कंप्लीट कर दिया जाए तब इसमें फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ से पता ये चला कि भाई अगर हम थोड़ा सा सर्किट को ब्रेक कर दें तो करंट को रोका जा सकता है, करेक्ट है? इसी के लिए हम सर्किट में स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्विच। देखो अब मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया,
जैसा तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये बल्ब है, ये बल्ब है, अब ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि स्विच को मैंने इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। स्विच को अभी ओपन रखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पर अभी चार्ज का पाथ कंप्लीट नहीं है, और अगर पाथ कंप्लीट नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। लेकिन आप जैसे स्विच को ऑन कर दोगे, आप जैसे स्विच को ऑन कर दोगे, ऑन स्विच इस तरीके से दिखाते हैं, ये देखो। अब जैसे स्विच ऑन कर दिया, पाथ कंप्लीट हो गया, और पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब आपका जलने लग जाएगा इस टाइप से। आया क्या समझ में? ऐसे ही चलेगा जैसा भी रिप्रेजेंट करना चाहो तुम। पहले बताओ ये आया समझ में? और फिर अब इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्किट। पहले बताओ ये आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही पढ़ा दिए, क्या इसके ऊपर का देख लेते हैं पहले। नाउ देखो यहाँ पर वही चीज, देखो मैंने जो कहानी आपको बताई इसमें वही लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना नहीं है, टेंशन मत लो, पूरी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको। कभी भी एक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो तभी पॉसिबल है जब आपका जो सर्किट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। अगर ओपन सर्किट है तो करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा। पहले बताओ ये आया समझ में? और एक पर्टिकुलर सर्किट में पोटेंशियल क्रिएट करने का काम कौन करता है? बैटरी करती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते जाओ बस। द सिंपलेस्ट वे to maintain the potential difference between the two ends of a conductor as to get the continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals, that is cell or a battery। इतना सारा भाषण दे के समझाया मैंने आपको, डायरेक्ट बता दिया था कि भाई एक सर्किट में पोटेंशियल क्रिएट करना है तो बैटरी लगा दो। अब जैसे ही बैटरी लगा दोगे चार्जेस का मूवमेंट चालू हो जाएगा तो करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो किसी भी टर्मिनल में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी। सेल और अ बैटरी। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये आगे बताऊंगा। पहले बताओ क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? ठीक है, ये एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस और डायरेक्शन ऑफ करंट बता चुका हूं। तो ये हमने पढ़ चुका है पहले से, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। अब यार एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये देखो, अगर एक वायर के क्रॉस सेक्शन को आप सुपरमैन वाले माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनिशियली कोई वायर ऐसे काट कर अपने हाथ में रखो, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, यानी एकदम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना तुम, है ना? इसलिए मैं सुपरमैन बोला, सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता नहीं है ना? तो अगर सुपरमैन वाले आप माइक्रोस्कोप यूज करके वायर को देखो, तो वायर्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली होते हैं ये रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप देखो ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन है, उसके अंदर हम जूम करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है मालूम है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आपको मालूम है हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, रैंडम डायरेक्शंस में आपको दिखेंगे बिल्कुल इनिशियली। लेकिन अब जैसे तुम इस बैटरी को या जैसे तुम इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो बैटरी क्या काम करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करेगा। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्जेस मूव यानी इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और उनका डायरेक्शन कौन सा रहेगा? लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसा समझ लो ये अभी तुम हो, ये अभी तुम हो। अब जैसे तुमको डंडा पड़ता है सीधे हो जाते हो ना, तो जैसे तुमको डंडा पड़ेगा ना तो तुम इस टाइप से पढ़ने लग जाओगे, एकदम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था मैं। देखो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वायर को अगर आप किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे, यार बॉटल ही गिरा है, क्या हल्ला मचा रहे? इलेक्ट्रॉन इनिशियली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बेटा। जैसे आप सेल और बैटरी से उसको कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। इट इज द सेल और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फिर मूव करने लग जाएंगे इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? इसको भी लिखना नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने रखा हुआ है। देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है,
when the metal wire has not been connected to a source यानी बैटरी, एक मेटल वायर जब सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, then the electrons present move at random in all the directions. जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में चारों तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे between the atoms of the metal wire as shown in the figure. करेक्ट है, याद रहेगा ये. नाउ अब जैसे ही कोई सोर्स तुम उसमें कनेक्ट करोगे, पावर सोर्स होना चाहिए, सेल या बैटरी. देखो लिखा हुआ है when a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of the metal wire, then an electric force act on the electrons present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flows of electron constitute the electric current in the wire. जो अभी तक हमने पूरा का पूरा पढ़ा था, जैसे आप इस वायर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दोगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करवाएगा. अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब पूरा मूव कर लेंगे तब तुम्हारा सर्किट से करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं चार्जेस की बात कर रहा हूं. चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद रहेगा ये? Yes, sir. तो भाई ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हेडिंग डालो प्लीज, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सर्किट्स. अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? अब ये सब ऐसी चीज नहीं है यार जो बोर्ड एग्जाम तुमसे पूछेगा, बच्चों टाइप का है ना, कि भाई सर्किट क्या होता है डिफाइन करो, है ना. बच्चे टाइप डिफाइन थोड़ी ना करेंगे. तो अभी भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वायर होता है जिसमें स्विच रहेगा, बैटरी रहेगी, एक आध इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे. इन सब चीज को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. वायर, बैटरी, स्विच, हमारा एक आध दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको जब हम एक सर्किट में कनेक्ट करके दिखाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. प्लीज रीड करो, देखो क्या दिया है. अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स and other resistances like electric bulb etc and a switch between the two terminals of a cell or a battery along with the electric current flows is called a circuit. बोलो करेक्ट है? कोई जरूरत नहीं डेफिनेशन लिखने की, हेडिंग डालो आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक. एक क्लोज सर्किट होता है आपका और एक ओपन सर्किट होता है. ये जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो आपने जहां इलेक्ट्रिक सर्किट हेडिंग डाला होगा तो आपको ये याद रहना चाहिए, ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना. दो टाइप की इलेक्ट्रिक सर्किट होगी आपका, एक होगा क्लोज्ड सर्किट, एक होगा क्लोज्ड सर्किट, और एक होगा आपका ओपन सर्किट. एक होगा क्लोज सर्किट और एक होगा आपका ओपन सर्किट. क्लोज्ड सर्किट में आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा, राइट और नॉट यार, लिखे जा रहे हो क्या, समझो ना. क्लोज्ड सर्किट है तो क्या उसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होगा? बिल्कुल होगा, कहीं से भी कोई उसमें डैमेज नहीं है, क्लोज है पूरा पाथ आपका, तो आपका करंट हमेशा कंटिन्यूअसली फ्लो होगा. और कहीं से भी सर्किट आपका ओपन हो गया ना, एक छोटा सा 1 mm का भी अगर सर्किट आपका ओपन हो गया तो आपका वहां पर ब्रेक हो जाएगा, तो फिर वहां करंट फ्लो नहीं होगा. आया ना समझ में क्या बोला मैंने आपको? तो याद रखना कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा अगर सर्किट क्लोज है. तो क्लोज सर्किट रहेगा तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा हमको वहां पर. और अगर ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, नो करंट विल फ्लो. सर्किट अगर ओपन रहेगा तो नो करंट विल फ्लो. क्लियर है? डन यहां तक? Yes, sir. ठीक है. ऑनलाइन में धीरे धीरे कम हो गए क्या यार? अरे बाप रे, 17 से 14 हो गए. नहीं 2-3 नहीं पहुंचते यार, इतने तो रहते ही हैं, लेकिन आज अच्छी लगी डिस्टेंस, 17 आए ना, बहुत आ गए थे. चलो ठीक, नाउ आगे बढ़े. नाउ
देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डायग्राम भी 3D वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए आपको बनाया था। याद रहेगा ये डायग्राम आप लोग को? खैर डायग्राम की कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं आपको, भरपूर डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम आन दो, डायग्राम ही डायग्राम रहेगा उसमें। नाउ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड ये अरे यार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ गया है ना। अब देखो भैया ये जो ये ना सिंबल्स है बेटा। अब एक चीज बताओ, अगर आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम बनाने आएगा तो ऐसा बना के आओगे क्या? ड्राइंग वाले तो है नहीं अपन, और इतने आर्टिस्टिक भी नहीं है कि ऐसा सर्किट डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनाते हम। 2D में सर्किट डायग्राम बनाते, तो सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स हमको यूज में आते, और वो सिंबल्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। कोई भी वही बनाएगा नहीं, लिखेगा नहीं। सामने देखो आराम से, मैं पहले एक एक सिंबल्स को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सेल, अगर आपको एक सर्किट में सेल दिखानी है तो सेल कैसा दिखाते हैं? एक लॉन्ग डैश और एक शॉर्ट डैश। लॉन्ग डैश जो रहेगा वो आपका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और नेगेटिव क्या रहेगा? शॉर्ट डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट है आपका बैटरी। याद रखना, एक से ज्यादा सेल को जब आप कनेक्ट कर देते हो तो वो बैटरी, उसको बैटरी बोलते हैं। एक से ज्यादा सेल को आप कंबाइन कर दो, आप 2 सेल कंबाइन कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, अगर मोर देन 1 सेल आपने कंबाइन किया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसने 2 सेल को कंबाइन किया है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। पहले बताओ आया सन में, है ना। तो सेल को कंबाइन कर दो तो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी का सिंबल क्या होता है? ये देखो 2 सेल्स को यहाँ पर हमने कंबाइन करके रखा है, तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, तो ये 2 सेल्स है, उसी को हम बैटरी बोलते हैं। करेक्ट है। कनेक्टिंग वायर, अगर कोई वायर आपको कनेक्ट करना है, जैसे मान के चलो ये आपका सर्किट है, अब मुझे यहाँ पर एक वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है, तो मैं कनेक्टिंग वायर को स्ट्रेट लाइन से दिखाता हूँ। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक। नाउ अ वायर जॉइंट, अब देखो अ वायर जॉइंट, एक जॉइंटेड वायर दिखाने का क्या तरीका होता है? सीधी बात है यार, ये एक वायर है, इसमें जॉइंट करना है तो ऐसा जॉइंट कर दो, इसको हम बोलते हैं जॉइंटेड वायर, है ना। ये ऐसा बिंदु लगा देना यहाँ से और ऐसा ही, तो इसको दिखाएं, इसको बोलेंगे हम जॉइंटेड वायर, ठीक है ना। अब अगर मेरे को जॉइंट नहीं करना है, 2 वायर है वो एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से जा रहा है तो ऐसा पकड़ के खींच दो, ये देखो ऐसा। ये सिंबल क्या दिखाएगा कि भाई ये दोनों वायर जॉइंटेड नहीं है, ये एक दूसरे के, ये ब्लू वायर है उसके ऊपर से ये दूसरा वायर जा रहा है। बोलो करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं वायर क्रॉसिंग। अगर आप 2 वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉसिंग वायर दिखाने के लिए ऐसा दिखाओगे। अब आप ऐसा दिखा दिए तो इट विल कंसीडर टू बी द जॉइंटेड वायर। जॉइंटेड वायर और क्रॉसिंग वायर में बहुत फर्क है। यहाँ पर करंट 4 भागों में बट जाएगा, और यहाँ पर इसका अलग करंट है और इसका अलग करंट है। आ रहा है ना समझ में? तो ये चीज याद रखना कि यूज अभी बहुत कम होगा, है ना। तो ये वायर क्रॉसिंग हो गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर, यानी कोई भी डिवाइस अगर आपको शो करना है तो उसका रेजिस्टेंस ऐसा दिखाते हैं। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो एक ही बात है। पहले बताओ ये आया सन में? बस सिंबल्स के नाम पहचानो और उसकी शक्ल पहचानो, है ना। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो ये है रियोस्टेट, ये जो बोल रहा था अभी, ये देखो इस सिंबल को बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। बोलो मेरे साथ, रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। देखो जैसे ये एक वायर है, प्लीज देखो ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है। अगर मैं इसमें लिख दूं इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो थ्रू आउट इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2 ओम होगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर रियोस्टेट है तो आप क्या कर सकते हो? इसको वेरी कर सकते हो। देखो इसको पकड़ लेना और पकड़ के खींचना, इधर खींचोगे ना तो इस रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। यानी ये एक डिवाइस होता है एक पर्टिकुलर, ऐसा कोई खींचतान वाला नहीं है, मैं बस ऐसे समझाने के लिए। एक डिवाइस होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको 3 ओम भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको 2 ओम भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको 1 ओम भी कर सकता हूं। अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रियोस्टेट। दैट इज नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जहां पर आप रेजिस्टेंसेस को वेरी कर सको, बदल सको। आया कि नहीं आया यार समझ में? पक्का अच्छे से? तो ये याद रखना, रियोस्टेट ना कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ देता है। सर्किट डायग्राम में हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में पूछ देता है बहुत बार कि रियोस्टेट क्या होता है। तो इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस।
और देखो रियोस्टेट को ऐसा भी शो करते हैं, या तो ऐसा शो करेंगे या तो ऐसा शो करेंगे। आया क्या समझ में? अब नेक्स्ट देखो अमीटर। अमीटर का मैं सिंबल ऑलरेडी आपको बताया था, ऐसे एक सर्कल में अंदर ए लिख देते हैं, तो दिस डिवाइस इज अ अमीटर। किसके लिए यूज होता है? ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? बी। ये काय के लिए यूज होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक और मीटर जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। ये भी करंट के लिए यूज होता है, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, वहां ये गैल्वेनोमीटर दिख जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हो गया क्या टाइम? हाँ, तुम्हारी बात से पहले पता चल जाता है मुझे। अब देखो इधर, मुझे भी मालूम है, अंधा नहीं हूं, दो घड़ी है मेरे पास। क्यों बात करते हो तुम लोग? इधर देखो ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको स्विच दिखाना है बेटा, तो स्विच दो टाइप से दिखाते हैं। एक तो ऐसा जो मैं आपको बताया था, ये हो गया ओपन स्विच, और ये हो गया आपका क्या? क्लोज स्विच। और इसी को इस स्टाइल से भी दिखाते हैं। अगर ये ऐसा बना हुआ है तो ये ओपन स्विच है, और इन दोनों के बीच में बिंदु लगा दो तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। आया क्या समझ में? तो ये वो कहलाता है ओपन। दोनों सेम है, या तो ये यूज कर सकते हो सर्किट में बनाते वक्त, या तो ये यूज करोगे। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, बल्ब। अब बल्ब का अलग अलग डायग्राम है, स्टाइल वाला। एक देखो ऐसा मैकडोनल्ड टाइप का ये बना हुआ है ना। तो आप ऐसा बना सकते हो, या फिर आप ऐसा दिखा सकते हो जैसा मैं दिखा रहा था। ये अभी रो रहा है, इसका मतलब ये बंद है, और ये जब हंसेगा तो समझ जाना ये चालू है। आ रहा है क्या समझ में क्या बोला मैंने?